क्या आपने कभी सोचा है कि हम फैसले क्यों लेते हैं जैसे हम लेते हैं? कभी कभी हम झटपट कोई निर्णय कर लेते हैं और कभी कभी घंटों तक सोचते रह जाते हैं। लेकिन क्या ये दोनों तरीके सही होते हैं? और क्या हमारे दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा है जो हमें बार बार धोखा देता है? आपके फैसले, आपकी आदतें और यहां तक कि आपकी सफलता, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप सोचते कैसे हैं। आज मैं आपको उन रहस्यों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके दिमाग में छिपे हैं। वो रहस्य जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिकों ने खोजे हैं। डैनियल काहनमैन की मशहूर किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से हम जानेंगे कि आपका दिमाग कैसे तेजी से काम करता है, कैसे गलतियां करता है और कैसे आप इसे सुधार सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपने ही दिमाग के जाल में फंसे रहते हैं? तो अगर आप अपने फैसलों को बेहतर बनाना चाहते हैं, जिंदगी में स्मार्ट चॉइस करना चाहते हैं और अपने दिमाग को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके सोचने का तरीका बदल कर रख देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमजील चैनल पर। हमारा व्यवहार कैसे दो अलग सिस्टमों से निर्धारित होता है। हमारे मन में एक रोमांचक नाटक चल रहा है, एक फिल्म जैसा प्लॉट जिसमें दो मुख्य किरदार हैं, ट्विस्ट, ड्रामा और तनाव के साथ। ये दो किरदार हैं आवेगी, स्वचालित, सहज सिस्टम, एक और विचारशील, जानबूझकर गणना करने वाला सिस्टम दो। जब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं तो उनका इंटरेक्शन निर्धारित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, निर्णय और फैसले लेते हैं और कार्य करते हैं। सिस्टम एक हमारे मस्तिष्क का वह भाग है जो सहज रूप से और अचानक काम करता है, अक्सर हमारे चेतन नियंत्रण के बिना। आप इस सिस्टम का काम देख सकते हैं जब आप एक तेज और अप्रत्याशित आवाज सुनते हैं। आप क्या करते हैं? आप शायद तुरंत और स्वचालित रूप से अपना ध्यान उस आवाज की ओर केंद्रित करते हैं। यह है सिस्टम एक। यह सिस्टम हमारे विकासवादी अतीत की एक विरासत है। तेजी से कार्रवाई और निर्णय लेने का अस्तित्व लाभ इसमें निहित है। सिस्टम दो वह है जो हम सोचते हैं जब हम अपने मस्तिष्क के निर्णय लेने, तर्क करने और विश्वास करने के लिए जिम्मेदार भाग को कल्पना करते हैं। यह चेतन मन की गतिविधियों से निपटता है, जैसे कि आत्मनियंत्रण, विकल्प और ध्यान का जानबूझकर फोकस। मान लीजिए आप एक भीड़ में एक महिला को ढूंढ रहे हैं। आपका मन जानबूझकर उस कार्य पर केंद्रित होता है। वह उस व्यक्ति की विशेषताओं और कुछ भी उपयोगी याद करता है जो उसे ढूंढने में मदद करे। यह फोकस विकर्षणों को समाप्त करता है और आप भीड़ के अन्य लोगों को मुश्किल से नोटिस करते हैं। यदि आप केंद्रित ध्यान बनाए रखते हैं तो शायद आप उसे कुछ ही मिनटों में स्पॉट कर लेंगे, लेकिन यदि आप विचलित हो गए और फोकस खो दिया तो उसे ढूंढने में समस्या होगी। जैसा कि हम अगले पार्ट में देखेंगे, इन दोनों प्रणालियों के बीच का संबंध निर्धारित करता है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं। नंबर 1, आलसी मन। कैसे आलस्य त्रुटियों को बढ़ावा देता है और हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। दो सिस्टमों का काम देखने के लिए इस प्रसिद्ध बल्ले और गेंद की समस्या को हल करके देखें। एक बल्ला और एक गेंद का कुल मूल्य $1.10 है। बल्ला गेंद से $1 अधिक महंगा है। गेंद का मूल्य कितना है? जो कीमत सबसे पहले आपके मन में आई होगी, 10 सेंट, वह सिस्टम एक के सहज और स्वचालित प्रक्रिया का परिणाम है और वह गलत है। अब 1 सेकंड लो और गणित करो। क्या आपने अपनी गलती देखी? सही उत्तर 5 सेंट है। जो हुआ वह यह था कि आपका आवेगी सिस्टम एक ने नियंत्रण ले लिया और सहज ज्ञान पर भरोसा करके तुरंत उत्तर दिया, लेकिन यह उत्तर बहुत जल्दी दिया गया और गलत था। अक्सर जब सिस्टम एक किसी ऐसी स्थिति का सामना करता है जिसे वह समझ नहीं पाता, तो वह सिस्टम दो को समस्या हल करने के लिए बुलाता है। लेकिन बल्ले और गेंद की समस्या में सिस्टम एक धोखा खा जाता है। यह समस्या को उससे सरल समझता है जो यह वास्तव में है और गलत धारणा बनाता है कि यह समस्या वह अकेले संभाल लेगा। यह समस्या हमारी जन्मजात मानसिक आलस्य को उजागर करती है। जब हम अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं तो हम प्रत्येक कार्य के लिए न्यूनतम ऊर्जा लगाने की कोशिश करते हैं। इसे कम से कम प्रयास का नियम कहते हैं, क्योंकि सिस्टम 2 का उपयोग करके उत्तर की जांच करने में अधिक ऊर्जा लगेगी। हमारा मन यह तब नहीं करेगा जब उसे लगता है कि केवल सिस्टम 1 से काम चल जाएगा। यह आलस्य दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सिस्टम 2 का उपयोग करना हमारी बुद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
शोध दर्शाता है कि सिस्टम 2 कार्य जैसे फोकस और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना उच्च बुद्धि स्कोर की ओर ले जाता है। बल्ले और गेंद की समस्या यह दर्शाती है क्योंकि हमारा मन सिस्टम 2 का उपयोग करके उत्तर की जांच कर सकता था और इस सामान्य त्रुटि से बच सकता था। आलसी रहकर और सिस्टम 2 के उपयोग से बचकर हमारा मन अपनी बुद्धि की ताकत को सीमित कर रहा है। नंबर 2, सोचिए, जब आप एसो एंडेन प देखते हैं तो आपका दिमाग इसे कैसे पूरा करता है? शायद कुछ नहीं, लेकिन अगर आपने इससे पहले खाने के बारे में सोचा हो तो आप इसे सूप के रूप में पूरा करेंगे। अब सोचिए, अगर आपने शॉवर के बारे में सोचा होता तो आप इसे सोप के रूप में पूरा करते। इसे प्राइमिंग कहते हैं। प्राइमिंग तब होती है जब एक शब्द, विचार या घटना के संपर्क में आने से हमारे दिमाग में उससे जुड़े विचार और क्रियाएं जागृत हो जाती हैं। यह न केवल हमारी सोच को प्रभावित करता है बल्कि हमारे शरीर की क्रियाओं को भी। उदाहरण के तौर पर एक स्टडी में देखा गया कि जिन प्रतिभागियों को बुढ़ापे से जुड़े शब्द जैसे फ्लोरिडा और झुर्रियां दिखाए गए, उनका चलने का तरीका धीमा हो गया। और हैरानी की बात यह है कि यह सब उनके अवचेतन में हुआ। प्राइमिंग हमें यह समझाती है कि हम जितना सोचते हैं कि हमारे निर्णय और क्रियाएं हमारे नियंत्रण में हैं, असल में ऐसा नहीं है। हम सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों से लगातार प्राइम होते रहते हैं। उदाहरण के लिए कैथलीन वोज की रिसर्च बताती है कि पैसे का विचार व्यक्तिगत स्वार्थ को बढ़ावा देता है। जिन लोगों को पैसे के विचार से प्राइम किया गया, वे दूसरों के साथ कम सहयोगी, अधिक स्वतंत्र और कम सहायक बन गए। अगर हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पैसे का ट्रिगर हर जगह मौजूद हो, तो यह समाज को परोपकारिता से दूर और स्वार्थ की ओर ले जा सकता है। प्राइमिंग यह दिखाता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व हमारे विचारों, विकल्पों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी संस्कृति और समाज की दिशा तय करता है। नंबर 3, स्नैप जजमेंट्स। जब हमारा दिमाग जल्दबाजी में फैसले लेता है, सोचिए, आप एक पार्टी में बेन नाम के व्यक्ति से मिलते हैं और उनसे बात करना आसान लगता है। बाद में जब कोई आपसे पूछता है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो उनकी चैरिटी में योगदान देना चाहेगा, तो आपके दिमाग में बेन का नाम आता है। यह इस बात का उदाहरण है कि हम किसी एक गुण के आधार पर पूरी धारणा बना लेते हैं। आपने सिर्फ यह देखा कि बेन से बात करना आसान है और आपने मान लिया कि उनके बाकी गुण भी अच्छे होंगे। इस घटना को हेलो इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया के कारण हम किसी के बारे में एक ओवर सिंप्लीफाइड और सकारात्मक राय बना लेते हैं। यही नहीं, हमारा दिमाग और भी शॉर्टकट्स का सहारा लेता है, जैसे कंफर्मेशन बायस। ये बायस हमें उन बातों पर भरोसा करने की प्रवृत्ति देता है जो हमारे पहले से बने विश्वासों को सपोर्ट करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपसे पूछा जाए क्या जेम्स फ्रेंडली है, तो बिना ज्यादा जानकारी के भी आपका दिमाग इस सवाल को कंफर्म करेगा और जेम्स को फ्रेंडली मान लेगा। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग तेजी से निर्णय लेना चाहता है, भले ही उसके पास पर्याप्त जानकारी ना हो। ये मानसिक शॉर्टकट या कॉग्निटिव बायसेस हमें जल्दी निर्णय लेने में मदद करते हैं, लेकिन ये अक्सर गलतियों की ओर ले जाते हैं। हमारा दिमाग डेटा के गैप्स को भरने के लिए गलत धारणाओं और ओवर सिंप्लीफिकेशंस का सहारा लेता है। प्राइमिंग की तरह ये मानसिक प्रक्रियाएं भी हमारी चेतना के बिना होती हैं, लेकिन इनका हमारे निर्णयों, विकल्पों और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह दिखाता है कि हमें अपने दिमाग के इन पैटर्न्स को समझने और उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। नंबर 4, ह्यूरिस्टिक्स। जब दिमाग शॉर्टकट से जल्दी निर्णय लेता है, अक्सर हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहां हमें तुरंत निर्णय लेना होता है। ऐसे में हमारा दिमाग कुछ शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है जो उसे जल्दी से चीजों को समझने में मदद करते हैं। इन शॉर्टकट्स को ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। अधिकतर मामलों में ये ह्यूरिस्टिक्स मददगार होते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम इन्हें उन स्थितियों पर लागू करते हैं जहां ये सही नहीं बैठते। इससे गलत निर्णय हो सकते हैं। ह्यूरिस्टिक्स के प्रभाव को समझने के लिए आइए इनके 2 प्रकारों को देखें। 1, सब्स्टिट्यूशन। ह्यूरिस्टिक यह तब होती है जब हम किसी कठिन सवाल का जवाब देने के बजाय उसे एक आसान सवाल से बदल देते हैं। उदाहरण, यह महिला शरीफ पद की उम्मीदवार है, क्या वह ऑफिस में सफल होगी? इसके बजाय हमारा दिमाग आसान सवाल पूछता है, क्या यह महिला एक अच्छी शरीफ दिखती है?
हम उसके अनुभव और योग्यताओं को गहराई से जांचने के बजाय उसकी बाहरी छवि पर निर्णय लेते हैं। अगर वह हमारी मानसिक छवि से मेल नहीं खाती तो हम उसे अस्वीकार कर सकते हैं, भले ही वह असल में सबसे योग्य हो। 2. अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। यह तब होती है जब हम किसी घटना की संभावना को इस आधार पर बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं कि वह कितनी आसानी से याद आती है। उदाहरण, स्ट्रोक्स दुर्घटनाओं के मुकाबले अधिक मौतों का कारण बनते हैं, लेकिन एक अध्ययन में 80% लोगों ने माना कि दुर्घटनाओं से मरने की संभावना अधिक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मीडिया में दुर्घटनाओं की खबरें ज्यादा दिखती हैं और वे हमारे दिमाग में आसानी से याद रह जाती हैं। इन शॉर्टकट्स की वजह से हम अक्सर डेटा और तर्क के बजाय भावनाओं और उपलब्ध जानकारी पर आधारित फैसले लेते हैं। यह समझना जरूरी है कि ह्यूरिस्टिक्स हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं ताकि हम गलतियों से बच सकें। नंबर 5, संख्याओं में कमजोर। क्यों हम आंकड़ों को समझने में संघर्ष करते हैं? क्या आप जानते हैं कि भविष्यवाणी में बेस रेट कितना महत्वपूर्ण है? यह किसी घटना की प्राथमिक संभावना को दिखाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक टैक्सी कंपनी में 20% येलो और 80% रेड कैब्स हैं, तो रेड कैब्स की संभावना हमेशा 80% ही रहेगी, भले ही आप पहले कितनी ही येलो कैब देख चुके हों। लेकिन हमारा दिमाग अक्सर इस बेस रेट को नजरअंदाज कर देता है और गलत निष्कर्ष निकालता है। इसे बेस रेट निग्लेक्ट कहते हैं। हमारी गलती यह है कि हम अपनी उम्मीदों पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय उस पर जो वास्तव में अधिक संभावना रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 5 रेड कैब देखी हो तो आपको लगेगा कि अगली कैब येलो होगी, लेकिन असल में अगली कैब के रेड होने की संभावना 80% ही है। समझना, मान लीजिए एक फुटबॉल खिलाड़ी हर महीने औसतन 5 गोल करता है। अगर वह एक महीने में 10 गोल करता है तो कोच बहुत खुश होगा, लेकिन जब वह अगले महीनों में फिर 5 गोल करने लगेगा तो कोच उसे कमतर आंक सकता है, जबकि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है कि प्रदर्शन औसत की ओर लौटता है। इन गलतियों से बचने के लिए हमें आंकड़ों को समझने और ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने की आदत डालनी चाहिए। नंबर 6, माइंड ओवर मैटर। कैसे हमारा फोकस हमारे विचारों और व्यवहार को बदल सकता है? हमारा दिमाग अलग अलग कार्यों के लिए अलग मात्रा में ऊर्जा खर्च करता है। जब हमें कम ध्यान और ऊर्जा की जरूरत होती है तो हम कॉग्निटिव ईज में रहते हैं, लेकिन जब दिमाग को ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है तो हम कॉग्निटिव स्ट्रेन में चले जाते हैं। ये बदलाव हमारे व्यवहार पर बड़ा असर डालते हैं। कॉग्निटिव ईज के दौरान हमारा सिस्टम एक तेज और सहज दिमाग सक्रिय रहता है। इस अवस्था में हम अधिक रचनात्मक और खुश होते हैं, लेकिन गलतियां करने की संभावना भी बढ़ जाती है। वहीं कॉग्निटिव स्ट्रेन में हमारा सिस्टम 2 तर्कसंगत और ऊर्जा खर्चीला दिमाग सक्रिय हो जाता है। इस स्थिति में हम अधिक सतर्क होते हैं और निर्णय लेने में सावधानी बरतते हैं। हम अपने दिमाग के ऊर्जा स्तर को जानबूझकर प्रभावित कर सकते हैं। अगर हमें किसी संदेश को प्रभावी बनाना हो तो कॉग्निटिव ईज को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे जानकारी को दोहराने या उसे सरल और यादगार बनाकर पेश करना। वहीं कॉग्निटिव स्ट्रेन उन कार्यों में मददगार है जहां गहन ध्यान और विश्लेषण की जरूरत होती है, जैसे जटिल समस्याओं को हल करना। सटीक परिणाम पाने के लिए दिमाग की इन अवस्थाओं को समझना और सही समय पर उनका उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है। नंबर 7, जोखिम लेना। संभावनाओं को कैसे दिखाया जाता है, यह हमारे जोखिम के निर्णय को कैसे प्रभावित करता है। किसी विचार का मूल्यांकन करने या किसी समस्या से निपटने का हमारा तरीका काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वह हमें कैसे प्रस्तुत किया जाता है। थोड़ा सा बदलाव भी हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि हम जोखिम का आकलन कैसे करते हैं। यहां तक कि ध्यान से गणना की गई संभावनाओं के लिए भी सिर्फ आंकड़ों को व्यक्त करने के तरीके को बदलने से हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक दुर्लभ घटना को सांख्यिकीय संभावना के रूप में नहीं बल्कि सापेक्ष आवृत्ति में दिखाया जाए तो लोग इसे अधिक संभावित मानते हैं। एक प्रयोग में 2 समूहों से पूछा गया कि क्या एक मरीज को मानसिक अस्पताल से छुट्टी देना सुरक्षित है। पहले समूह को बताया गया कि इस तरह के मरीजों में हिंसा करने की 10% संभावना होती है
और दूसरे समूह को बताया गया कि हर 100 में से 1 में हिंसा करने की संभावना होती है। 10 ऐसे मरीज होते हैं। दूसरे समूह के अधिकांश लोगों ने मरीज को छुट्टी देने से इनकार कर दिया। एक और तरीका जिससे हम सांख्यिकीय रूप से प्रासंगिक चीजों से विचलित हो जाते हैं वह है हर कारक, डिनोमिनेटर नेग्लेक्ट। यह तब होता है जब हम स्पष्ट आंकड़ों को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी कल्पना को अपने निर्णयों को प्रभावित करने देते हैं। उदाहरण के लिए दोनों कथन, यह दवा बच्चों को बीमारी X से बचाती है लेकिन इसमें 0.01% स्थायी विकृति का खतरा है और 1 लाख बच्चों में से 1 को इस दवा से स्थायी विकृति हो सकती है, काफी समान है। लेकिन दूसरा कथन एक विकृत बच्चे की छवि दिखाता है और अधिक प्रभावशाली होता है, इसलिए यह हमें दवा देने से रोकता है। नंबर 8, अंतर्ज्ञान। सिर्फ तर्क से क्यों नहीं लेते हम फैसले? अक्सर हम सिर्फ तर्क और वजहों के आधार पर फैसले नहीं लेते हैं। हमारी भावनाएं, अनुभव और अंतर्ज्ञान भी हमारे फैसलों को बहुत प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको 2000 रुपए दिए गए हैं। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप 500 रुपए निश्चित रूप से ले सकते हैं या फिर 50% चांस लेकर 2000 रुपए जीत सकते हैं। ज्यादातर लोग पहला विकल्प चुनेंगे क्योंकि उन्हें निश्चित लाभ पसंद है। लेकिन अगर आपको 4000 रुपए दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि या तो आप 500 रुपए निश्चित रूप से गंवा सकते हैं या फिर 50% चांस लेकर 1000 रुपए गंवा सकते हैं, तो ज्यादातर लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे, यानी जोखिम लेना पसंद करेंगे। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है हमारा अंतर्ज्ञान, यानी हमारी भावनाएं और अनुभव जो हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। हम हमेशा तार्किक नहीं होते हैं। हमारी भावनाएं हमारे फैसलों को तर्क से ज्यादा प्रभावित करती हैं। प्रोस्पेक्ट थ्योरी क्या कहती है? प्रोस्पेक्ट थ्योरी एक सिद्धांत है जो बताता है कि हम कैसे जोखिम लेते हैं और फैसले लेते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि हम हमेशा सबसे तार्किक फैसला नहीं लेते हैं। हमारी भावनाएं, जैसे कि नुकसान से डरना, हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। हमारे फैसले को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारण हैं। संदर्भ बिंदु, हम किसी चीज को किस संदर्भ में देखते हैं, यह हमारे फैसले को बहुत प्रभावित करता है। जैसे कि ऊपर के उदाहरण में, जब हमारे पास पहले से ही 1000 रुपए हैं तो हम 500 रुपए जीतने पर ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जब हमारे पास पहले से ही 2000 रुपए हैं तो हम 500 रुपए गंवाने से ज्यादा डरते हैं। नुकसान से डर, हम नुकसान से ज्यादा डरते हैं जितना कि हम लाभ से खुश होते हैं। अगर हमें 100 रुपए का नुकसान होता है तो हमें उतना दुख होता है जितना हमें 100 रुपए का लाभ होने पर खुशी होती है। सरल शब्दों में, हमारे फैसले हमारी भावनाओं और अनुभवों से बहुत प्रभावित होते हैं। हम हमेशा तार्किक नहीं होते हैं। हमारी भावनाएं, जैसे कि नुकसान से डरना, हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। नंबर 9, मन की तस्वीरें और गलतियां। हमारी दुनिया को समझने के लिए हमारा दिमाग तस्वीरें बनाता है। जैसे हम गर्मियों को एक चमकदार धूप वाले दिन की तस्वीर के रूप में सोचते हैं। ये तस्वीरें हमें चीजों को समझने में मदद करती हैं, लेकिन कभी कभी ये हमें गलत भी कर सकती हैं। क्यों होती हैं गलतियां? अधिक विश्वास, हम इन तस्वीरों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। भले ही मौसम विभाग कह रहा हो कि आज मौसम ठंडा रहेगा, हम अपनी तस्वीर के आधार पर ही कपड़े पहनते हैं और फिर ठंड लग जाती है। सबूतों को नजरअंदाज करना, हम अपनी तस्वीरों को इतना महत्व देते हैं कि हम वास्तविक सबूतों को नजरअंदाज कर देते हैं। गलतियों से कैसे बचें? विशिष्ट उदाहरणों पर ध्यान दें। अपनी पुरानी यादों को याद करें। जैसे पिछली बार जब आप गर्मियों में बाहर गए थे तो आपने क्या पहना था? तैयारी करें, हमेशा थोड़ी तैयारी रखें। जैसे गर्मियों में भी एक स्वेटर साथ रखें। सरल शब्दों में कहे तो हमारा दिमाग दुनिया को समझने के लिए तस्वीरें बनाता है, लेकिन इन तस्वीरों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से हम गलतियां कर सकते हैं। हमें हमेशा वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए और अपनी पुरानी यादों को याद रखना चाहिए। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के अंत में डैनियल काहनेमैन ने यह समझाया है, हमारे दिमाग में 2 सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम सहज रूप से काम करता है और कम प्रयास की आवश्यकता होती है। दूसरा सिस्टम ज्यादा सचेत और सोच समझकर काम करता है और इसमें अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। हमारे विचार और क्रियाएं उस समय के अनुसार बदलती हैं जब इनमें से कोई एक सिस्टम नियंत्रण में होता है।